सर अब आपने अगर किसी को म्यूट करना है तो आप इस मोड पे जाएंगे। नहीं, किसी को म्यूट करना है तो हाँ पार्टिसिपेंट्स खोलेंगे, ठीक है। तो जो बाकी पार्टिसिपेंट्स आएंगे ना उसमें वगैरह ट्रेनिंग और ये सब ना। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Can you all hear me? Yes, sir. Fine. इंस्टॉल करते हैं ताकि वो कॉल करूँगा आपको फिर बीच में उस वक्त आप करें। एडमिट करना पड़ेगा मुझे, एडमिट ऑल कर देता हूँ। अच्छा, फाइन। बिहेवियर्स बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे बच्चों के डेवलपमेंट के हवाले से। इसको समझना और इसको अकॉर्डिंगली डील करना बहुत इम्पोर्टेंट है, फॉर द रीज़न कि अगर हम बिहेवियर्स को अच्छे अंदाज में डील कर लेते हैं और उनको मॉडिफाई कर लेते हैं जहाँ पे वो एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर आ जाते हैं। अब एक तो बच्चे की डेवलपमेंट में जो टीचिंग रिक्वायर्ड है वो पॉसिबल होती है टू कवर द डिले, जो डिले उन बच्चों के अंदर होता है। सेकेंडली उसमें उनकी जो प्रेजेंटेशन है इन दी सोशल इन्वायरमेंट, whatsoever it is, either it is home or it is somewhere आउटसाइड द होम, वहाँ पे वो बड़ी ज़रूरी होती है। थर्डली उसमें बीइंग पेरेंट हमारे लिए ये चीज़ों को मैनेज करना आसान हो जाता है, जिसमें कि हम उसको चीज़ों को जो है वो एमिकेबली हम उसको इश्यूज जो होते हैं उनको रिजॉल्व कर लेते हैं। बच्चे को कुछ समझाना आसान हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन तमाम वजूहात की वजह से बिहेवियर्स का बेहतर होना रिक्वायर्ड होता है। इसमें अनम्यूट कर दें सब, अनम्यूट कर दें तो बोलता नहीं, कोई बात नहीं, बोलेगा तो फिर उसको अकॉर्डिंगली कर लेगा। बेसिकली टेंट्रम्स और रिएक्शंस बिहेवियर्स के हवाले से हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक होगा। इसमें टेंट्रम्स और रिएक्शंस क्या होते हैं, उनके पीछे रीजंस क्या होती हैं, और एट द सेम टाइम उसको मैनेज किस तरह से किया जाए ताकि वो बेहतरी की तरफ जाएं। उनके नेगेटिव इफेक्ट्स बच्चे के ऊपर या एनवायरनमेंट के ऊपर क्या होते हैं, वो चीज़ें थोड़ी सी अंडरस्टैंड करना, बैकग्राउंड नॉलेज इन चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है। जो बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के पैटर्न पे जिनका डिले होता है,
जिसमें बहुत बड़ी वजह उनकी टेंट्रम्स की और रिएक्शंस की जो होती है वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, उनको चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती। सेकेंडली उसमें दूसरी वजह जो होती है वो ये होती है कि वो टॉलरेट नहीं कर पाते कुछ चीज़ों को। थर्डली उसमें उनका ये जो है जो रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं वो उनको मजबूर कर रहे होते हैं कुछ चीज़ों को एक डिफरेंट अंदाज में करने के लिए। ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये बच्चे को के बिहेवियर्स को ट्रिगर करते हैं इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, और बच्चा जो है वो अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है विद एग्रेशन। वो एग्रेशन मुख्तलिफ तरह का हो सकता है। वो एग्रेशन क्राइंग का भी हो सकता है, वो एग्रेशन जो है बाइटिंग का, थ्रोइंग का और रनिंग का, मतलब वो कुछ भी रिएक्शन हो सकता है टू गेट दी एस्केप। बेसिकली एस्केप किस चीज से, जो वो चीज हम उसको जो करवाना चाह रहे हैं उस वक्त में वो एस्केप बन जाता है। जब हम उसको कुछ करवाना नहीं चाह रहे हैं, वो वैसे ही मौजूद है वहां पे एनवायरनमेंट में, अब उसके वो बिहेवियर्स, रिएक्शन और टेंट्रम्स क्या होते हैं इन्हीं रीजंस के साथ, वो उसके अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स बन जाते हैं। वो फॉर एग्जांपल इधर से उधर रनिंग करता रहता है, कोई फिजिटिंग करता रहता है, कोई स्टिमिंग करता रहता है। ये सारे चीजें फिर अगेन उसकी डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे होते हैं और उसमें उसको बैरियर मिल रहा होता है डेवलपमेंट को, लर्निंग को, क्योंकि वो जितनी देर वो चीजें वो प्रैक्टिस करते रहते हैं वो रेपिटेटिवनेस की वजह से वो उनके बिहेवियर स्ट्रांग होते जाते हैं आगे से आगे। इवेंचुअली रिजल्ट क्या निकलता है कि हमारे लिए उनको बच्चों को टीच करना जो है वो मुश्किल से मुश्किल आगे से आगे होता जाता है। तो इसमें जो बुनियादी चीज समझने वाली है कि हम इन बिहेवियर्स को मैनेज कर सकते हैं इन अ वे जहाँ पे ये बिहेवियर्स रीअकर ना हो, जहाँ पे ये बिहेवियर्स दोबारा उस तरह से उतनी इंटेंसिटी की स्वेरिटी के साथ ना हो और सेटलमेंट की तरफ जाते रहे। ये मैनेजमेंट पेरेंटल एंड पे बहुत जरूरी है फॉर द रीजन कि बच्चा जो है आपकी इन्वायरमेंट में आपके साथ एक लंबा पीरियड गुजारता है हर रोज। प्रोफेशनल एंड पे या स्कूल इन्वायरमेंट के अंदर ये चीजें हमारे लिए उतनी चैलेंजिंग नहीं होती हैं फॉर द रीजन कि हम उस वक्त में और कुछ काम नहीं कर रहे होते, वन। दूसरा ये कि हम उसको टेक्टफुली डील कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम जो एनवायरमेंटल बिहेवियर्स बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो हमारे स्कूल की एनवायरनमेंट में आके वो और तरह से बिहेव करता है, उसकी रिएक्शन या सिवियरिटी उस तरह नहीं होती है जैसी कि वो होम एनवायरनमेंट में होती है। उसकी बहुत बड़ी रीजन जो होती है वो हमारी डीलिंग बच्चे के साथ किसी भी एनवायरनमेंट में, घर की एनवायरनमेंट में आप एज अ पेरेंट हम उसको देखें, यहाँ पे एज अ टीचर, एज अ थेरेपिस्ट उसको देखें, तो वो डिफरेंट होती है। उसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की बहुत ज़रूरी है। जो आपसे मैंने जो डाटा लिया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि भी डिफरेंट हमने रेंज उसकी बनाई थी कि ये मुझे दिखाएं मोबाइल पे, हमने डिफरेंट रेंज बनाई थी कि जी 1 से 5 तक हम उसको करते हैं, ग्रेड करते हैं कि उसमें आपका बच्चा कहाँ पे फॉल करता है। हर पेरेंट ने उसको मोस्टली अराउंड 25-30 पेरेंट्स ने उस पर कमेंट किया था, जिसमें जो उन्होंने नंबर उसको दिया, डिफरेंट नंबर्स थे उसके। जो नंबर्स को अगर हम देखें उसकी चंद चीज़ों के साथ इन व्यू, तो ये नंबर फिगर जो थे 1 से 5 तक जो हैं ये डिपेंड कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एज के ऊपर, कि उसकी बच्चे की एज, क्रोनोलॉजिकल एज कैसी है। फिर उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं बेसिकली उसकी प्री लर्निंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं ये फिगर। एट द सेम टाइम उसकी जो ASD के फीचर्स उसके हैं, ASD के फीचर्स में कॉग्निटिव स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग जिसको हम कहते हैं, रेपिटेटिवनेस, हाइपर एक्टिविटी और उसकी ये जो है अटेंशन, ये सारी चीजों के ऊपर भी वो डिपेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें एक बच्चे की स्वेरिटी का लेवल, इन चीजों का, ये ऑटिज्म के जो फीचर हमने बात की कर रहे हैं, अगर ये ज्यादा है, तो ज्यादा से मुराद ये है कि वो ज्यादा इनअटेंटिव है, ज्यादा सुयरली रेपिटेटिव है, ज्यादा हाइपर एक्टिव है, तो अब उसके ये रिएक्शंस होंगे ये टुवर्ड्स स्वेरिटी होंगे, यानी कि 1 से 3 तक आप कह लें कि वो जो जिन पेरेंट्स ने 1 से 3 तक ग्रेड किया है उस डाटे को,
उसका मतलब ये है कि उन बच्चों के ASD के पैटर्न्स जो उनकी डेवलपमेंट में हैं वो 1 वालों के बहुत ज्यादा हैं, 2 वालों के निस्बतन कम हैं और 3 वालों के उससे आगे कम है। इस तरह से इसको अगर हम देखें तो ये दूसरा फैक्टर इसका जो है अंडरस्टैंडिंग, वो अंडरस्टैंडिंग भी इसी उसके ऊपर अगर हम देखते हैं इसके के ऊपर, तो अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी जिन बच्चों का बहुत कम है उनका नंबर जो है 1 से 3 तक आएगा, जिनका निस्बतन बेहतर है वो 4 और 5 का आएगा। 5 मेरे ख्याल में वो बच्चे हैं जो नॉर्मल रेंज के अंदर है, एक नॉर्मल बच्चे के बिहेवियर्स की तरह जिस तरह हम उसको देखते हैं वो उस रेंज में आ जाते हैं। 1 वो बच्चे हैं जो जिनके ये रिएक्शंस ज्यादा स्वेरिटी में है, जिन पे कि बहुत एफर्ट की जरूरत है उनके ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के फीचर्स को फेड करने के हवाले से। आई होप आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है, मुझे कंफर्मेशन भी थोड़ी सी दे दें समवन। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मुझे यहाँ पे पता नहीं लग रहा कि आ रही थी, फाइन। तो इसी तरह से जो उसका प्री लर्निंग स्किल्स का अगर हम पैटर्न देखते हैं इन नंबर्स के साथ, फिगर्स के साथ, तो प्री लर्निंग स्किल्स जो हैं वो जिन बच्चों की ज्यादा बेहतर हैं, अंडरस्टैंडिंग जिसको हम कहेंगे, कॉग्निटिव स्किल्स जिसको हम कहेंगे, अगेन उनके नंबर जो हैं वो जो हैं 4 और 5 की तरफ हैं। जिनकी अंडरस्टैंडिंग या प्री लर्निंग स्किल्स वीक हैं वो उनके 1 से 3 की तरफ हमें नंबर मिल रहा है। इसी तरह से जो एज है, जिन बच्चों की एज कम है उनके स्वेरिटी या इंटेंसिटी इन चीजों की वो कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि उसकी जो एज है उसमें वो बिहेवियर उसके कितने स्ट्रांग हो गए हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटे बच्चे को अगर हम देखते हैं उसमें लिस्ट में से, तो उसकी एज तो कम है लेकिन उसकी इन चीजों की जो रिएक्शंस हैं, ये टेंट्रम्स हैं, अजलान बिलाल की बात करते हैं, अजलान बिलाल को भी देखते हैं इन कंपैरिजन टू एनी चाइल्ड हु इज 5-7 इयर्स, तो उसकी अजलान बिलाल के बिहेवियर ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसकी प्री स्किल्स और वो चीजें जो है वो निस्बतन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वीकनेस की तरफ है ज्यादा, उसके रेपिटेटिव बिहेवियर ज्यादा है, उसमें एक्सेप्टेंस टॉलरेंस ये चीजें नहीं है प्री स्किल्स में से जो चीजें आती हैं। सिमिलरली उसी रेंज में अब देखते हैं बड़ा बच्चा, कोई 5-6 साल का बच्चा जो है, उस लिस्ट में से किसी का नाम मैं देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वजदान की बात करते हैं। वजदान की एज अजलान बिलाल से ज्यादा है लेकिन उसका नंबर फिर भी डाउन क्यों है? क्योंकि उसकी प्री स्किल्स और ये चीजें जो है निस्बतन उसकी एज ज्यादा होने के बावजूद भी जो है वो उसमें बेहतरी की तरफ है। इसी तरह से अर्शमान को देखते हैं, अली को, उसकी एज 12-13 साल के करीब है लेकिन उसकी वो चीजें वीकनेस ज्यादा होने की वजह से उसका नंबर टुवर्ड्स 1 और 2 आ रहा है। ये यानी कि ये जो आपने जो एनालिसिस किया है अपने बच्चे का फिगर के हवाले से, वो उसकी एज पे डिपेंडेंट है, स्वेरिटी स्ट्रेंथनिंग के ऊपर, एज के साथ साथ उसकी वो जो ASD के पैटर्न्स हैं, प्री लर्निंग स्किल्स हैं, वो उसकी कितनी अचीव्ड है, कैसी हैं, ये उस पर डिपेंड कर रहा है बेसिकली। एट द सेम टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस कैलकुलेशन में अफेक्ट करता है वो है पेरेंटिंग। जिन पेरेंट्स के बच्चों के साथ उनकी कंप्लायंस ज्यादा अच्छी है, जिन बच्चों के साथ जो बच्चे पेरेंट्स की ओबीडियंस के अंदर ज्यादा हैं, जो इनकी बात मानने की तरफ ज्यादा हैं, उनका ये नंबर जो है 4-5 की तरफ हमें मिलेगा। ये आप अपने एंड पे अपने बच्चे का जो नंबर आपने दिया है उस नंबर के साथ आप अपने इस एस्पेक्ट को एनालाइज कर सकते हैं। जिन बच्चों की कंप्लायंस अपने पेरेंट्स के साथ निस्बतन कम है, ओबीडियंस नहीं है, बात मानने वाला फैक्टर जो होता है वो कम है, उनके नंबर 1-3 हमें ज्यादा मिलेंगे। तो ये वो एनालिसिस है जो आपको एज अ पेरेंट समझना चाहिए कि ये हमारे बच्चे का जो हमने एनालाइज किया है, डिजिट जो इसका आपने किया है उसको, वो इन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ 4 और 5 इज टुवर्ड्स बेटर साइड।
तो बेहतरी की तरफ जाने के लिए हमें इन चीजों को एड्रेस करना, उसकी प्री स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि उसमें अंडरस्टैंडिंग आए, ताकि उसमें टॉलरेंस आए। एट द सेम टाइम उसकी जो एएसडी फीचर्स जो उसको उसकी डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, वो उसकी रेपिटेटिव बिहेवियर, उसकी एट द सेम टाइम हाइपर एक्टिविटी, एट द सेम टाइम उसकी कॉग्निटिव स्किल्स, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है, ये वो चीजें जितनी आप एट द सेम टाइम आपका ये जो पेरेंटिंग इंटरेक्शन है आपका उन बच्चे के साथ, इसको जितना आप अच्छा ओबीडियंस में, कंप्लायंस में ले आएंगे, जितना आप उसकी रेपिटेटिवनेस को ब्रेक कर पाएंगे, जितना आप उसकी हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल कर पाएंगे, जितना आप उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाएंगे, ये उस पे डिपेंड कर रहा है। अब वो एनवायरमेंटल बिहेवियर्स उस अंदाज से नहीं होंगे, बल्कि वो इन ऑल एनवायरमेंट सेम की तरफ रहेंगे। इसमें से कुछ बच्चों का फिगर देख के मैं बहुत परेशान भी हुआ, लेकिन मुझे अंदाजा था उसका कि वो बच्चों को आपने बीइंग पेरेंट आपने उसको बहुत डाउन किया। लाइक हमजा अख्तर, मैं कहूँगा हमजा अख्तर को आपने 1 और 2 की तरफ आपने की है, हमजा नसीर को 3 पे किया है, जबकि मेरे ख्याल से वो टुवर्ड्स 5 है। इसी तरह से मुसब को 2 पे किया है, मेरे ख्याल से वो 3 या 4 पे फॉल करता था। इसी तरह से हंजला को भी 2 आपने ग्रेड किया है। ये आपकी ऑब्वियसली ये ग्रेडिंग जो थी, ये आपने एनालिसिस जो किया है होम एनवायरनमेंट की बेस पे किया है, लेकिन इसमें हमें वो फर्क नजर आता है। ये जो मैं अभी मिसाल दे रहा हूँ, जिस तरह से सुल्तान को आपने 1 पे किया है, अगेन सुल्तान मेरे ख्याल में इस एनवायरनमेंट में हमारे वाली में 3 पे फॉल करता है, देयर इज अ डिफरेंस आपके उसमें। देन नायाब को 2 पे किया है, जबकि मेरे ख्याल से वो 4 पे फॉल करती है इस एनवायरनमेंट, मेरी एनवायरनमेंट में, स्कूल के जो टाइम उसका गुजरता है यहाँ पे। जिक्रिया को 1 पे किया है, लेकिन मेरे ख्याल से ये समवेयर 3 पे फॉल करता है इस स्कूल की एनवायरनमेंट में। देन इसी तरह से तो मकसद ये कि ये फिगर जो आपने किए हैं जज, इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स नजर आता है कि एक एनवायरनमेंट में उसका पैटर्न डिफरेंट है, बच्चा वही है, उसका लेवल ऑफ फंक्शनिंग, रेपिटेटिवनेस, ये सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं उसकी रीजन है वो सेम है हर एनवायरनमेंट के लिहाज से, लेकिन उसका बिहेवियर एनवायरनमेंट के लिहाज से डिफरेंट मिल रहा है हमें। वो उतना क्राई उधर नहीं करता जितना घर में करता है। इसका मतलब क्या होता है कि वो जो फैक्टर है पेरेंटिंग वाला, वो ज्यादा एप्लीकेबल है यहाँ पे, कि हम उस पर तवज्जो दें, उसको इम्प्रूव करें, उसको हम अपनी इन्वायरमेंट में, होम इन्वायरमेंट में भी आप लोग उसको एड्रेस करें, ताकि वो चीजें जो है उसके साथ उस इन्वायरमेंट में भी बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला। फाइन। रीजन इसकी क्या होती है, टेंट्रम्स और रिएक्शंस की? हम थोड़ा सा और डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। टेंट्रम्स और रिएक्शंस की रीजंस में सबसे बड़ी चीज जो हायल होती है या जो उसको करती है, वो उसका रेपिटेटिव पैटर्न होता है ऑटिज्म के अंदर। रेपिटेटिव पैटर्न फॉर एग्जांपल, वो आपकी एनवायरनमेंट में आपकी बात नहीं मानता या आप उससे नहीं मनवाते, मिसाल के तौर पे। तो अब जब आप उसको कुछ कहेंगे तो वो अपना रेपिटेटिवनेस जो उसकी बनी हुई है कि आपकी बात को उसने नहीं मानना है, नहीं ओबे करना है, वो उसकी वजह से रिएक्ट करेगा। वही बच्चे को आप देख सकते हैं कि होम एनवायरनमेंट में मदर और फादर के साथ आप उसको डिफरेंस देख सकते हैं कि अगर वो फादर के साथ बात मानने के लिए यूज्ड टू हुआ है, अब उसका रेपिटेटिव बिहेवियर क्या होगा कि वो उसको रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेगा। इसको हम स्कूल और होम को में जब कंपैरिजन में देखते हैं, तो अब उसमें क्या आ जाता है कि अब वो स्कूल में वो बच्चा वो बात मान लेता है, घर में वो बच्चा वो बात नहीं मानता है। स्कूल में वो बैठ जाता है, घर में वो नहीं बैठता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो आपका ये जो पेरेंटिंग इंटरेक्शन है मदर और फादर का, या आप स्कूल स्टाफ में जो हमारी टीम मेंबर्स हैं यहाँ पे, थेरेपिस्ट, टीचर्स, कोऑर्डिनेटर्स, उनको और पेरेंट्स को, इन दोनों को कंपैरिजन में देखें तो ये चीज बड़ी क्लियर हो जाती है। इसका मतलब ये है कि वो बच्चा वो काम कर सकता है, आपकी बात भी मान सकता है, आपके कहने को अंडरस्टैंड भी कर सकता है, लेकिन वो कर नहीं रहा। वो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसका रेपिटेटिव बिहेवियर उसको पुश कर रहा है, वन थिंग। अब इसको ब्रेक कैसे करें फिर? दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन, कि वो नहीं मान रहा तो हम क्या करें?
ये एक कंसिस्टेंट एफर्ट है। दरअसल कंसिस्टेंट एफर्ट इसलिए है कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे की एज 5 इयर्स हो गई है, 5 इयर्स तक हमने जो पैटर्न उसके साथ रखा है वो उसको फॉलो कर रहा है आपके साथ। हमने नहीं है, हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने उसका डे, ये चौधरी उधर रख देना, मेरा ख्याल कोई बीच में बोल रहा है। ये आपके हाथ, आपने अगर बात करनी हो अपने एंड पे किसी भी मेंबर ने, तो आप अपना माइक ऑफ करके बात कीजिएगा, और अगर आपने यहाँ पे मुझसे कोई बात करनी हो तो फिर ऑन रखिएगा। फाइन। अच्छा, तो उसमें सर इसके लिए बेस्ट है आप सबके माइक्स ऑफ करवा दें, जिसने बात करनी हो वो माइक अनम्यूट करके कर ले। दैट्स बेटर ऑप्शन कि अगर आप अपने माइक्स ऑफ कर दें, या यहाँ से मैं कर सकता हूँ, तो मैं हिबा को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बेटा माइक सबके ऑफ कर दें। सर आप कर देंगे? हाँ जी मैं कर दूँ बेटा, इनके सर आप कर देंगे तो फिर हम बात नहीं कर पाएंगे, मेरा ख्याल है सबको खुद ही ऑफ कर देना चाहिए। हाँ जी मेरा ख्याल खुद करें तो ज्यादा बेहतर है। अगर मैं करूंगा तो आपको फिर मुझे पहले अटेंटिव करना पड़ेगा ताकि मैं अनम्यूट करूं, फिर वो जी से ना करें। जैसे पेरेंटल आंसर है। फाइन, थैंक यू। तो अब मसला ये आ जाता है कि आप कैसे करें, उसको चेंज कैसे करें, उसके बिहेवियर को। वो जो उसका बिहेवियर बना हुआ है आपके साथ, आपकी इन्वायरमेंट में, वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। कंसिस्टेंट एफर्ट इसलिए चाहिए कि उसमें उसका रेपिटेटिव बिहेवियर है आपके साथ, वो कर सकता है, लेकिन कर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उसका एक पैटर्न बना हुआ है आपके साथ फॉर गुड 5 इयर्स। एज बच्चे की अगर 5 इयर्स है, उसको चेंज करना पड़ेगा आप लोगों को। वो कोई ऐसा फार्मूला नहीं है मेरे पास, या कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, कोई ऐसी थेरेपी नहीं है कि जिसमें कि हम उसको एक एनवायरनमेंट में कराएं और रेपिटेटिव बिहेवियर वाला बच्चा दूसरी एनवायरनमेंट में जाके उसके मुताबिक जो वहां पे करता है उससे हट के उसको करने के लिए शुरू हो जाए। वो कब करेगा? जिसके नंबर 4 और 5 की तरफ हैं, वो बच्चे जो यहाँ पे हम काम कराएं, वो घर में जाके उस काम को आपके वर्बल इंस्ट्रक्शन के ऊपर उस तरह करने के लिए चांसेस ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन जिनके बिहेवियर, ये जो हमने डाटा लिया था, जिनका डाटा ये 1 और 2 और 3 की तरफ है, वो बच्चे घर में नहीं करेंगे। एक्सक्यूज मी सर वीडियो हैंग हो रही है। पार्डन? वीडियो आवाज आ रही है? बेटा इसको देखती रहे साथ में, ये वीडियो मेरी ऊपर से चली गई है, खुद गई है, क्या हुआ है? सर आवाज आ रही है, आपकी आवाज क्लियर है। फाइन, ठीक है। तो इस तरह से आपको उसके साथ एफर्ट करनी पड़ेगी कंसिस्टेंटली, लगातार एफर्ट जब आप करेंगे ना, तो शुरू में आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो रिएक्ट करेगा बच्चा, रिएक्शंस उसके आएंगे। वो रिएक्शंस को अगर आप समझ के, अंडरस्टैंड करके और कंसिस्टेंसी के साथ डील करेंगे तो वो रिएक्शंस ठीक हो जाएंगे। मैंने अभी पिछले दिनों एक बच्चा नया आया था, वली तुफैल का भाई, हाशिम तुफैल, उसकी 3 डेज की रिकॉर्डिंग मैंने शेयर की है उधर ग्रुप के अंदर ही। उस रिकॉर्डिंग में अगर आप देखें तो डे 1 उसने बहुत ट्राई किया, कोई काम नहीं किया, मैंने पकड़ के जबरदस्ती ही एक किस्म का कराया, लेकिन अंदाज मेरा क्या था, प्लेफुल था। मैं इग्नोर कर रहा था क्राइम को, मैं उसको मना नहीं कर रहा था, मैं उसको चुप नहीं करवा रहा था। हम लोग बीइंग पेरेंट में जब देखता हूं तो आप लोग क्या करते हैं, आप उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं, आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं, आप उसको रीजनिंग और लॉजिक देते हैं, आप उसको होप देते हैं, अच्छा मैं तुम्हें ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, जो भी उसकी डिमांड आपको समझ आ रही होती है। दैट डजंट वर्क। वो क्यों काम नहीं करती? बिकॉज उस बच्चे में डिले है, इनफैक्ट उसमें रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं, उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हम उसको समझा रहे होते हैं उसकी 5 साल की उम्र के मुताबिक, कि 5 साल का बच्चा है, जिसको ये बात समझ आनी चाहिए कि मैं इसको कह रही हूँ बेटा अभी बाहर नहीं जाना, बाद में जाएंगे, अभी बारिश हो रही है फॉर एग्जाम्पल। अगर वो जिद कर रहा था बाहर जाने की, अगर वो जिद कर रहा था कुछ लेने की,
तो हम उसको काउंसल कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं विद एन अप्रोच के ये समझ जाएगा। वो रिसेप्टिवली अगर समझता भी है बिलफर्ज, तो वो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो रेपिटेटिव है। उसको वो पैटर्न जो अगर फॉर एग्जांपल आप लगातार उसको 10 दिन बाहर लेके गए हैं 5 बजे, तो जब छठे दिन कहीं बारिश हो रही थी और 5 बजे आप ना लेके जा सके, तो अब वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, जाने के लिए जिद करेगा। वो जिद उसकी रेपिटेटिवनेस की वजह से है। अब आपका समझाना उसको रिसेप्टिव लैंग्वेज में बेशक समझ आ रहा हो, लेकिन वो फिर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसको उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी रेपिटेटिवनेस उसको पुश करेगी। अब जब उसमें टॉलरेंस भी नहीं हो, अब उसमें उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि वो और ज्यादा रिएक्ट करेगा, और उसको आपको फिर बिहेवियर को टेंट्रम के तौर पे देखना पड़ता है कि वो एज अ टेंट्रम सामने आ रहा है। और वो अब आप या तो उसको बारिश के अंदर लेके जाएंगे, मतलब, लेकिन अगर ले जाएंगे तो क्या होगा, अगर ले जाएंगे तो उसका वो पैटर्न जो आपने रेपिटेटिवनेस वाला पहले 10 दिन लगातार ले जाके जो बनाया है, बन गया है, वो मजीद स्ट्रांग हो जाएगा। ये और ज्यादा खतरनाक है। ये और ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि जिस दिन भी आप उसको रोकेंगे उस चीज से, तो उससे रिएक्ट तो करना ही करना है। अब उसमें एक छोटी सी बात अगर आप देखें कि हम घर में अपने रूटीन के अंदर बच्चे को चीजों से जब नहीं रोकते हैं, उसके कामों से उसको समझ के, हम उसको फोकस नहीं करते, समझते नहीं कि वो क्या कर रहा है, तो उस वक्त प्रॉब्लम का हमें अंदाजा नहीं होता। वो प्रॉब्लम का अंदाजा हमें उस वक्त होता है जब वो चीज स्ट्रांग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा इधर से उधर आज कमरे में भाग रहा है, या वो कोई गाड़ी के साथ गलत प्ले से मुराद ये है उसके व्हील्स को स्पिन कर रहा है, या वो एक किसी चीज पे चढ़ रहा है, हम उसको कहते हैं चलो खैर है कर ले तो कुछ नहीं होता, वो कल भी करते हैं, हम उसको, हमें एहसास नहीं होता कि ये एक पैटर्न के ऊपर चल रहा है। जब बाय द टाइम वो स्ट्रांग हो जाता है, अब किसी दिन कोई घर में गेस्ट आया हुआ है, अब वो उधर उधर चढ़ने की कोशिश करता है खिड़की में या टेबल पे। अब जब हम उसको मना करना चाहते हैं कि, और हम चाहते हैं कि भाई ये नीचे उतर आए और बैठ जाए और मान ले मेरी बात, मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही है, अब उसके लिए मुश्किल होता है। अब वो पैटर्न उसका स्ट्रांग हो चुका होता है। रिजल्टेंटली क्या होता है कि वो बच्चा ओबे नहीं करता, वो टेंट्रम्स थ्रो करता है। अब उस वक्त एक सिचुएशन बड़ी एम्बैरेसिंग सी हो जाती है गेस्ट के सामने, वी फील एम्बैरेस्ड, और हमें वो फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। इन द लॉन्ग रन आगे जाके लैक ऑफ सोशलाइजेशन वाली तरफ ये चीजें चली जाती हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि भाई हम अगर बाहर जाके ये जाएंगे इसको लेके तो ये करेगा, घर में कोई आएगा तो ये करेगा, इसने बात नहीं माननी है। इनफैक्ट हमने उसको सिखाया ही नहीं वो ना दरअसल। तो ये जब स्टार्ट हुआ था उस वक्त हमें उसको साथ साथ देखना था। साद उस्मान मेरे ख्याल से मेरे पास तो एक अच्छे बच्चों में की लिस्ट में आता है, लेकिन जब मैं मदर के व्यूज देखता हूं वो टोटली ऑपोजिट होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह उसका इंटरेक्शन इन दैट एनवायरनमेंट, वो इतना उस तरह का बना हुआ है कि उसने उस बात नहीं माननी, वो पेरेंट उसको नहीं मनवा सकते हैं। अब वो चीजें दरअसल स्ट्रांग हुई है ना, स्ट्रेंथन होने की वजह से उनको चेंज करने में आपको ज्यादा टाइम और एफर्ट लगेगा। लेकिन पॉइंट इज दिस कि आप कब शुरू करेंगे या आप नहीं करेंगे, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। अगर आप नहीं करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या है? उसका इफेक्ट ये है कि उसकी डेवलपमेंट में डिले रहेगा, वो चीजों को आपको सिखाना आसान नहीं होगा उसको, वन थिंग। सेकेंडली, उसका बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट उस बात का आपके ना डील करने का क्या है कि उसके ASD के जो फीचर्स हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते रहेंगे, वो ज्यादा स्ट्रेंथन होते रहेंगे, वो ज्यादा रेपिटेटिवनेस में जाता रहेगा, वो ज्यादा हाइपर एक्टिविटी में जाता रहेगा, विच विल इवेंचुअली क्या करेगा कि वो उसकी जो है उसको बढ़ा देगा डिले को, और बिहेवियर प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। बिहेवियर प्रॉब्लम्स बढ़ कैसे जाते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक पिक्चर शेयर करता हूं, स्क्रीन पे ही मुझे दिखानी पड़ेगी इसमें। ये एक बच्चे का हाथ है, ये एक बच्चे का हाथ है जिसपे के बाइट्स के निशान है।
मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा इसको आपको। तो उसमें ये बाइटिंग क्यों है, ये बाइटिंग का निशान अगर आप देखें तो ये बिल्कुल एक पक्का निशान है। ये बाइटिंग का निशान अगर ये ऑफ हो जाती है तो 40 मिनट्स के इनफेक्ट की लिमिट होती है, तो फिर उसको हमें ये अपग्रेड करना पड़ेगा। मैं इधर से कर देता हूँ, तो फिर एक्सटेंड कर दोबारा शायद मुझे करनी पड़े मीटिंग शुरू। अपग्रेड होता है, मैंने किया तो है राइट होना। बेटा ये क्या आ रहा है, अपग्रेड लिखा होगा, मैंने अपग्रेड किया इसको। फाइन, तो ये निशान उसका एकदम नहीं बना, ये निशान ओवर द पीरियड बना है। ये वाली एंड करो। नहीं ये भी एंड ना करेंगे, खुद ही बंद होगा जब टाइम उसका बजेगा, उस वक्त कर लेगा दोबारा, मैंने बता दिया। फाइन, तो ये निशान जब शुरू हुआ था उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त उसमें टॉलरेंस ना होना हमें नजर आया था। हमें पता नहीं था, बीइंग पेरेंट हम उसको समझ नहीं सके, हम उसके रेपिटेटिवनेस को नहीं समझ सके, हम उसकी रेपिटेटिवनेस को ओवरऑल हर एस्पेक्ट में खत्म नहीं कर सके या मैनेज नहीं कर सके, उसको इन रेंज नहीं ला सके। रिजल्टेंटली क्या हुआ कि ये बिहेवियर इतना स्ट्रांग हो गया कि उसके हाथों पे इतने सख्त निशान बने हुए, और आज भी जब कोई बात उसकी मर्जी के खिलाफ होती है, जो वो चाहता है, जब वो मीट नहीं हो पाता तो वो इवेंचुअली क्या करता है, फौरन अपना हाथ ले जाके बाइट करता है। ये कोई बाइट करता है, कोई हाथ को ऐसे करके देखता है गुस्से में, कोई चीज फेंकता है। ये बिहेवियर सब रीजन एक ही है, सबकी बिहेवियर वेरी कर रहे हैं। कोई रोता है, कोई काटता है, कोई फेंकता है, कोई चीखता है, कोई हेड बैंग करता है। ये सब एग्रेशन वाले रिएक्शन हैं जो उसके बच्चे के आते हैं जब उसकी बात पूरी नहीं होती, जब उसको कोई हम कुछ हम कराना चाहते हैं, वो एस्केप के तौर पे करता है, तो अब वो रिएक्शन गुस्से के अंदर ये चीजें आता है। इसके लिए अब उस बिहेवियर को आप स्पेसिफिकली तो मैनेज करेंगे। वो एक काम छोड़ेंगे, फॉर एग्जांपल बाइटिंग को हम हाथों पे हम पट्टी लिपेट देते हैं बिलफर्ज, हम उसके हाथों पे स्प्लिंट चढ़ा देते हैं, हम उसके हाथों को फिजिकली पकड़ के बैठ जाते हैं। अब जब उसको गुस्सा आएगा वो बाइट तो नहीं कर सकेगा क्योंकि हमने पकड़ा हुआ है बिलफर्ज या उसमें पट्टी स्प्लिंट चढ़ा दी है। लेकिन वो अब एग्रेशन क्या होगा, एग्रेशन तो फिर भी होगा, वो तो यहां से है, वो यहां से एग्रेशन खत्म नहीं हुआ ना उसके बांधने से, बल्कि बांधने से शायद और बढ़ेगा ना। तो असल काम जो होने वाला है वो उसमें टॉलरेंस क्रिएट करनी है। वो टॉलरेंस कैसे क्रिएट होगी, जब हम उसको यूज टू करेंगे कि भाई तुम्हारी मर्जी के खिलाफ भी कोई बात हो सकती है। वो कैसे होगा, जब हम सारे दिन के अंदर उसको हर उसकी बात को नहीं पूरा करेंगे। वो रोता है कि मैंने बाहर जाना है, हम उठा के बाहर ले जाते हैं। वो रोता है कि मैं वो बाइट करता है, गुस्सा आ रहा है उसको कि उसने चॉकलेट खानी है, आइसक्रीम खानी है, हम उसको चॉकलेट आइसक्रीम दे देते हैं कि यार बिहेवियर बच जाए। वो टेम्परेरीली आप उस बिहेवियर को मैनेज करते हैं, इन द लॉन्ग रन खराब करते हैं। इन द लॉन्ग रन उसका इफेक्ट क्या हो रहा होता है, वो स्ट्रेंथन हो रहा होता है बिहेवियर। वो एक लर्निंग में आ जाता है कि जी जब मुझे कोई चीज लेनी हो तो बाइट करो या रो या हेड बैंग करो तो वो चीज मिल जाती है। अब इसमें मैनेजमेंट आपकी बिहेवियर के लिए, जब आप देखें अभी उसमें डिले है, उसके बिहेवियर्स इस तरह के हैं ऑलरेडी। जब आप इस पे काम करना शुरू करेंगे, सारे दिन में मैंने कहा जिस तरह से काम करेंगे, जब आप काम करना शुरू करेंगे तो रिएक्शंस तो उसके आएंगे, बिल्कुल आएंगे। उसको हम कोई तरीका मेरे नॉलेज में नहीं है जिससे हम रिएक्शंस को सप्रेस कर दें और वो ना आए। वो रिएक्शंस आएंगे लेकिन वो रिड्यूस हो सकते हैं ग्रेजुअली। जिस तरह मैंने वो उसकी मिसाल दी है तुफैल की, अपना साहब के बेटे की, इसका हाशिम तुफैल की, कि डे 1 उसका रिएक्शन इतने ज्यादा थे, डे 2 उसने थोड़ा सा हंसा भी, स्माइल भी दी, कुछ काम भी किया, मेरा प्रॉम्प्ट कम हो गया। डे 3 में उसने कैके भी लगाए, उसने बाय बाय भी किया, उसने परफॉर्म भी सारा बड़ा अच्छा किया, क्राइम कम थी। तो ये 3 दिन की ड्रिल शेयर करने का मकसद मेरा ये था कि आप लोग अगर आज उसके साथ सही समझ के काम करें, अंडरस्टैंडिंग और कंसिस्टेंसी भी रखें, तो ये बिहेवियर जो आपको घर में मिल रहे हैं, चाहे वो हेड बैंग करना है, चाहे वो अशल का इधर से उधर भागना है, चाहे वो क्राइंग है, व्हाटसएवर द बिहेवियर इज, वो सेटल हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन आपको समझ के करना होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ।
एक तो यहाँ पे अगर मेरे पास उसने 3 दिन लिए हैं बिलफर्ज सेटलमेंट के लिए और एक्सेप्टेंस के लिए, टॉलरेंस के लिए, आपके पास 10 ले लेगा। आपके पास 10 क्यों लेगा? 3 नहीं लेगा, ज्यादा लेगा। ये मैं हाशिम की जो मदर है उनको मैं कह रहा हूँ कि आपके पास, आप भी इसके साथ ये काम शुरू कर दें। इसी तरह से आपके पास 3 दिन में नहीं होगा, आपके पास ज्यादा दिन में होगा। उसकी वजह कि मैंने अपना पैटर्न डे 1 से बनाया। मैं कल सेकंड थर्ड डे था जब मैंने उसको इंटरेक्ट किया, ये पहला जो रिकॉर्डेड सेशन है। आपके पास उसका पैटर्न बना हुआ है, उसकी एज 2.5-3 साल है, 3 साल है, उतनी एज का बना हुआ है, स्ट्रेंथेंड है। तो उसको जितना वो स्ट्रांग होता है उसको ब्रेक करने में भी उतना ही टाइम लगता है। इसलिए वो मेल्टिंग शुरू हो जाएगी, ग्रेजुअल होगी, लेकिन हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप करें ही ना कि ये रोता है, ये चीखता है, ये मारता है, ये करता है, तो फिर क्या होगा कि वो चीज स्ट्रांग होती रहेगी। उसका इफेक्ट हमारी वर्किंग पे भी पड़ता है। हमारे एंड पे जो हम काम कर रहे होते हैं उसका इफेक्ट भी, अगर 80% उसने पिक करना था बच्चे ने, तो वो 50-60 पे चला जाता है, 40 पे चला जाता है। उसकी वजह ये है कि उसको ज्यादा टाइम आपकी इन्वायरमेंट में मिलता है। आपकी इन्वायरमेंट में वो बिहेवियर्स उसके उस तरह से सस्टेन करते रहते हैं, स्ट्रांग होते रहते हैं, और यहाँ पे हम उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं हो पाते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है कि वो जो है उसका जो है पैटर्न सस्टेन करता है। अब वो लर्निंग टीचिंग वो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, बच्चे के लिए लर्निंग मुश्किल हो जाती है। उसमें बच्चे का कसूर नहीं होता, मैं ये हमेशा समझता हूँ, उसमें हमारा कसूर होता है, हम उसको डील नहीं कर पा रहे होते। तो अगर हम चाहते हैं कि उसकी डेवलपमेंट बेहतर रहे और वो प्रोग्रेसिव भी रहे और आपकी इन्वायरमेंट में भी बिहेवियर उसके सही हो, तो फिर आपको भी इन चीजों को लगातार एफर्ट करके कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखते हुए काम करने की जरूरत है। इन चीजों का, बिलीव यू मी, देयर इज नो शॉर्टकट। अच्छा, अब जो इफेक्ट्स है इसके, नेगेटिव इफेक्ट्स, इसके एडवर्स इफेक्ट्स मैं कहूँगा, ये जो स्क्रीन्स के और जंक फूड के हैं, ये एग्रेवेट करते हैं बिहेवियर्स को, ये एग्रेवेट करते हैं, बढ़ाते हैं ऑटिज्म के जो फीचर्स हैं, रेपिटेटिवनेस, उसकी इनअटेंशन, उसकी हाइपर एक्टिविटी, उसकी लर्निंग को में भी डिले करते हैं। इस पे कोई शक नहीं मुझे। आज सुबह मैंने वो एक बच्चे की, 14 साल का बच्चे के, किसी मदर ने शेयर किया कि उन्होंने कहा जी कि वो लॉरेंस कॉलेज में जा रहा था तो ये हो गया, वो आपने सुना हो शायद मैसेज। ऑल ऑफ अ सडन वो क्यों पीछे रिग्रेस कर गया, क्यों बोलना खत्म हो गया, क्यों खाना पीना खत्म हो गया, क्यों बिहेवियर आ गए। लॉरेंस कॉलेज एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट का स्कूल है, कॉलेज है, जहाँ पे एक अच्छी तरबियत बच्चे को मिलती है, बच्चा बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर्ड होता है, लेकिन वहां पे भी उसका वो हो गया। और अब वो सिर्फ क्या चाहता है, मुझे मोबाइल मिल जाए, मैं उस पर गेम्स खेलता रहूं बस। और वो सिर्फ वो ये चाहता है कि मुझे खाने में क्या मिले, मुझे सिर्फ नूडल्स मिले फॉर एग्जांपल, या जंक फूड मिले, मैं ये कहूँगा। ये कैसे हो गया एकदम से? 14 साल एक अच्छी उम्र होती है बच्चे की, जिसमें उसने बड़ा डेवलप कर लिया। मैंने भी वो बच्चे की डिटेल्स नहीं देखी, मिला नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस तरह के केसेस याद आ रहे हैं जो मैंने देखे हैं। उसमें यही होता है जब एक इम्बैलेंस आता है। इम्बैलेंस क्या होता है कि इम्बैलेंस में ये होता है कि हम उसके प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और स्क्रीन को बढ़ा देते। एक नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ जो जिसका डिले नहीं है। जब हम इन चीजों को बढ़ा देते हैं और उसमें मतलब है ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो जाता है, अब ये चीजें उस तरफ चली जाती है। यही चीज आप अपने बच्चों के लिए देखें जिनमें डिले है। एक नॉर्मल टिपिकल बच्चे का, जिस मैंने बात की जिसमें डिले नहीं है, हम बात कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी डिले है, उसका तो ये पहले ही प्रॉब्लम है। उसको जब हम ये चीजें देंगे तो वो क्या होगा, अफेक्ट करेगा। मूसा रिजवान मुझे याद आ रहा है उसका केस। अल्हम्दुलिल्लाह ही इम्प्रूव्ड अ लॉट। बहुत सारी चीजों में उसने इम्प्रूव किया है हमारे पास रहते हुए, जो पीरियड उसका था। और उसकी जो लर्निंग है वो ओवरकम हुई, एकेडमिकल लर्निंग में भी, बिहेवियर्स में भी, सब चीजों में। तो वो क्या हुआ बेटा, ये देख, लेकिन उसके होम एनवायरनमेंट में पुरानी बात नहीं है ये, अभी मैं कल 3 वीक्स शायद 4 वीक्स हुए हों, उनका मुझे मैसेज आता है फादर का रिलेटेड टू बिहेवियर्स, के बिहेवियर्स उसके बड़े खराब हैं। वो एब्यूसिव भी होता है, वो हिट भी करता है, वो बिल्कुल बात नहीं मानता, और बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है, जॉइंट सिस्टम में है, मतलब सारी चीजें जो है
तो उसमें मूसा को जब मैं इधर देखता हूँ, हमारे पास वो 4-5 घंटे जो गुजारता है, यहाँ पे वो बड़ा अच्छा बच्चा है, यहाँ पे वो बैठता है, ना गाली देता है, ना मारता है, चीखता भी है, यहाँ पे वो प्रोग्रेसिव है, यहाँ पे बिहेवियर इश्यूज नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उस एनवायरनमेंट में, होम एनवायरनमेंट में, उसको वो चीजें उस तरह से नहीं मिल पा रही हैं जो उसके बिहेवियर्स को मॉडिफाई करें। बल्कि अब जब उसमें हम देख